डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस। सीएम योगी ने डॉक्टरों को किया सम्मानित, कहा हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार। उन्नाव दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा मंत्र, कहा 2027 में 2017 का इतिहास फिर से दोहराना है, बड़े बहुमत से सरकार बनाना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगरा जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर दिया जोर, कहा आगरा को स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्वल बनाना प्राथमिकता। सोनभद्र में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, गठबंधन की रणनीति पर चर्चा, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अयोध्या में बृहस्पति कुंड का हो रहा भव्य कायाकल्प, 8 अक्टूबर को निर्मला सीतारमण और सीएम योगी जनता को करेंगे समर्पित, कमिश्नर ने लिया जायजा। 54 साल बाद श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोले जाने की तैयारी, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रगति और जनसेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर संस्थान के अधिकारी, चिकित्सा कर्मचारी और पूर्व छात्र उपस्थित रहे। समारोह में संस्थान की उपलब्धियां, स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेडिकल प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई, जिनमें छात्रों और स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को इस 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में आपकी ये 5 वर्षों की यात्रा है, लेकिन एक संस्थान के रूप में जब इसका बीज रोपा गया था, वह संस्थान को 19 वर्ष हुए। उन्नीस वर्ष में कोई 20 बेड का एक हॉस्पिटल इतनी तेजी के साथ 1375 बेड का एक बेहतरीन संस्थान के रूप में नाम दर्ज करे और स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, यह बिरला ही अवसर देखने को मिलता है। ये जीवन की स्थिति तो वैसी ही है, किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं जिसके लिए यह सीजन 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का जो सीजन होता था, यह उनके लिए अत्यंत भयावह होता था। हर मां, हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में यह बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। आगे बढ़ेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को बड़ा मंत्र दिया है। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि 2027 में 2017 का इतिहास फिर से दोहराना है। उन्होंने कहा कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। मौर्य ने यह भी कहा कि पार्टी ने नेता पदाधिकारी नहीं, कार्यकर्ता मेरे लिए सबसे पहले हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसके गुब्बारे में थोड़ी सी हवा झूठ करके झूठ फैला कर भर गई थी। लेकिन उस हवा को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद हुई थी, फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, फिर दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता ने निकाल दिया और बता दिया कि जनता के साथ अब इनका कोई झूठ चलना नहीं चाहिए। आजकल सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को सपने में मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दी, लेकिन मैंने उनको कहा था कि अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी आपकी कुंडली में मुख्यमंत्री का योग नहीं है। ने बताया, लेकिन उनको यह इसलिए दिखता है इस समय जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, वह सब बहुत परेशान। खबर आगरा से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगरा के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगरा को स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्वल बनाना प्राथमिकता है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए स्पष्ट किया कि आगरा में दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सर्जरी और ओपीडी सेवाओं पर स्वास्थ्य विभाग के विशेष फोकस की भी तारीफ की।
परिवार कल्याण विभाग की पूरे जनपद की बिंदुवार समीक्षा संपन्न हुई है। इस समीक्षा बैठक में हमारे साथ माननीय विधायकगण, हमारे जिलाधिकारी महोदय, अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे हैं। हर स्थिति में आगरा जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में हम सबको स्थापित करना है। हेल्थ सेक्टर में बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे पास कोई भी दवाई की कमी नहीं है, स्टोर में सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ हर स्थिति में किसी भी मरीज को अस्पताल में संतुष्ट करके हमें वापस भेजना है। खबर सोनभद्र से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा रहा और उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और गठबंधन की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। संजय निषाद ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग चुनाव आयोग का विरोध करते हैं वही सत्ता में रहते हुए वोट चोरी और नौकरी चोरी करते थे। मंत्री ने यह भी दावा किया कि योगी सरकार के नेतृत्व में मत्स्य विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब प्रयास है कि सोनभद्र की मछलियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बनाए। पूरे प्रदेश में एक तो विभागीय जो समीक्षा बैठक है कि हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो योजनाएं हैं, केसीसी है, इनके जो उनका बीमा है, इस पर है। प्रगति उत्तर प्रदेश के हमारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना है और मछुआ कल्याण को जिनका बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा आया हुआ। और यहाँ सोनभद्र को विशेष रूप से एक पैकेज देकर मैंने यहाँ महिला सशक्तिकरण में 8 जिला मैंने चुना था, उसमें सोनभद्र सबसे ऊपर है। तो यहाँ केज कल्चर है, जो बड़े बड़े जलाशय में महिलाओं को केज कल्चर के माध्यम से उनको बढ़ावा देना, उनका प्रशिक्षण करता। तो समीक्षा बैठक है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को जो अभी हमारे प्रदेश के लोग ताल से निकल के ताल कटोरा गए तो उन्हें धन्यवाद देना था कि आप अपने राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को करके उन्हें धन्यवाद देना था। हर एक 10-10 विधानसभाओं का मतलब 2 जिले का बैठक करके इनकी समस्या, सुझाव और समाधान के रूप में ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। और उसको जिला पंचायत का जो अगला चुनाव है, अगला विधानसभा का चुनाव है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे रह के आगे हमें बढ़ना और आगे लड़ना है, उसको लेकर आज बैठक है यहाँ सोनभद्र में, इसलिए आए थे। पूरे प्रदेश में एक तो विभागीय जो समीक्षा बैठक है कि हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो योजनाएं हैं, केसीसी है। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या धाम के रेडी बाजार के पास बृहस्पति कुंड का सौंदर्यीकरण कार्य जारी है। जिला प्रशासन इस प्राचीन और धार्मिक स्थल को खूबसूरत तरीके से विकसित कर रहा है ताकि इसे एक प्रमुख पर्यटक स्थल बनाया जा सके। 8 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर आएंगे और इस बृहस्पति कुंड को जनता को समर्पित करेंगे। इस मौके पर कमिश्नर राजेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे एवं एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बृहस्पति कुंड का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की है। देखिए, आज कमिश्नर महोदय द्वारा, डीएम साहब द्वारा, हमारे द्वारा, बाकी सभी अधिकारियों द्वारा यहाँ पर आगामी जो वीआईपी विजिट है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, स्थानीय जो लोग हैं, चाहे वो वाहन से हैं या पैदल हैं, उनका यहाँ पर आवागमन जो है वो सुगम हो सके। जो हमारे फुटपाथ्स हैं, रोड्स हैं, वो उनके चलने के लिए, गाड़ियों के चलने के लिए क्लियर हों, इसको लेकर के एक योजना बनाई गई है। एक अभियान कल से इसमें चलाया जाएगा, जिसमें कि चाहे वो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, एडीए है, पुलिस विभाग है और अन्य जो सभी हमारे विभाग हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक टीम बना करके इस सतत अभियान को चलाया जाएगा। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। 54 साल बाद वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोले जाने की तैयारी है। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सिंहासन के नीचे और गर्भगृह के पास बंद कमरे को एक विशेष समिति की मौजूदगी में खोला जाएगा, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। इससे पहले 1971 में खजाना खोला गया था, जब सोना, चांदी और जवाहरात का वजन कर लिस्ट बनाई गई थी। अब नए सिरे से सूची तैयार की जाएगी और पुरानी लिस्ट में से इसे मिलाया जाएगा। खजाने को लेकर उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि केरल के पद्मनाथ स्वामी मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के खजाने में भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात मिल चुके हैं। गोस्वामियों की राय बटी हुई है। कुछ मानते हैं कि खजाना बांके बिहारी की सेवा में आना चाहिए, जबकि कुछ सेवायत इसका विरोध कर रहे हैं। साल पुराना खजाना ये खुलने के लिए जा रहा है। हमारे जन्म से पहले की चर्चा है, तो इसके अंदर क्या है कपोल कल्पित कहानियों में सुना गया है, लेकिन अभी हम इस बारे में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब ये खजाना सबके सामने खुलेगा, लोग देखेंगे, तभी आप लोगों के सबके सामने आएगा। सुना है कि रिकॉर्डिंग भी होने वाली है इसकी। जो भी होगा वो हाई पावर कमेटी के सानिध्य में रहकर होगा। सक्षम अधिकारी मौजूद रहेंगे, व्यवस्था बनेगी। तो स्वागत करते हैं हम ऐसी व्यवस्थाओं का, जिससे कि जो रहस्य हैं मंदिर के वो खुल के सबके सामने आए और मंदिर का जो प्राचीन आभूषण है या रत्न है भगवान की सेवा में लगे रहें। बहुत समय से शायद भगवान के उपयोग में नहीं आ रहे थे, अब इनको भी उपयोग में आना चाहिए, ऐसा समय आ गया है। कोई ऐसा कोई लिखित का कोई आदेश आपके पास कोई आया हो या नहीं, ये तो आदेश की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मंदिर के 4 गोस्वामीगण जो हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं वो हमारे द्वारा मनोनीत चयनित हैं, और बाकी जो है मंदिर के जो अधिकारी हैं, पदेन सदस्य हैं, DM साहब हैं। गाजियाबाद के नगर के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर जिला जज प्रथम ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनता की त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है और इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण मौके पर ही सुलह और समझौते के माध्यम से किया जाता है, जिससे पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होती है। मुख्यतः इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि सुलह समझौतों के आधार पर वादों का निस्तारण होता है और इससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। जो समनीय मामले हैं सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करते हैं, जैसे पारिवारिक वाद है और इसके अलावा जो संपत्ति के संबंध में विवाद है उनका निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत से क्या न्यायालय के चक्कर कम लगेंगे? निश्चित रूप से सीधा न्यायालय और वाद कार्य का संबंध स्थापित होता है और उससे काफ़ी सुलभता मिलती है।
लोडी खानिज बैरियर के सामने खनन सर्वेयर योगेश शुक्ला और पुलिस टीम पर 3 ट्रकों ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। पुलिस और सर्वेयर ने बिना खनन परमिट के चल रहे ट्रकों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रकों ने बैरिकेड तोड़ते हुए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। शिकायत मिलने पर खनन सर्वेयर योगेश शुक्ला और पुलिस टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची, तभी ये घटना हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और खैराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार को रोका। तलाशी में कार के अंदर रखे सूटकेस से 18 किलो 760 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी लगभग जो अनुमानित कीमत है वो 7,20,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से तीनों तस्करों को दबोच लिया और लग्जरी गाड़ी को सीज कर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि तस्करी गांजा सप्लाई के लिए किसी अन्य जिले की ओर जा रही थी और पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इतने बड़े स्तर पर नशे के खेप कहां से लाते थे और किन किन जगहों पर इसकी सप्लाई की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से गांजा तस्करों के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार हुआ है और जल्द ही पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल के सर के निर्देशन में जो अपराधी और अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब के साथ अवैध मादक पदार्थ के ऊपर भी एक अभियान सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी पे उपक्रम में एडिशनल एसपी सर आलोक सर के उत्तरी सर इनके निर्देशन में एक क्राइम ब्रांच की हमारी टीम गठित थी। साथ में थाना खैराबाद की टीम में भी इसमें लगातार चेकिंग कर रही थी। इसमें कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी जिसका नंबर यूपी 51 BQ 2624, ये गाड़ी जो है इसमें जो लड़के सवार है ये कुछ संदिग्ध प्रतीत होते हैं। जब इनको रोका गया तब इनके तलाशी ली गई। तलाशी में गाड़ी से एक सूटकेस बरामद हुआ, लेकिन जब गाड़ी में सूटकेस का होना थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत हुआ तो उसकी चेकिंग की गई, जिसमें फिर गांजा होना पाया गया। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के साहूकारा लाइन पार इलाके में एक ही परिवार के 7 सदस्य फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार वालों ने शाम को परोरा की सब्जी और सिमई का सेवन किया था। रात तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन सुबह होते ही सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सभी को चक्कर आने लगे, उल्टी और बेचैनी जैसी शिकायतें होने लगी। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। गोरखपुर जनपद के वन रेंज कैंपियरगंज में चेकिंग के दौरान वन विभाग की टीम ने 2 युवकों को जिंदा कछुए के साथ पकड़ा है। और आपको बता दें कि मोहम्मदपुर के समीप गोरखपुर सनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज समर सिंह के नेतृत्व में टीम चेकिंग यहां पर कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक भाला और जाल लेकर जा रहे थे। 2 लोगों को रोककर जब चेकिंग की गई तो उनके पास से 5 जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। वहीं वन विभाग ने कछुआ समेत दोनों युवकों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। दिनांक 11 सितंबर को शाम 6:30 बजे हमारा स्टाफ मोहम्मदपुर ग्राम के सामने गोरखपुर सनौली मार्ग पर चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के दरमियान सनौली की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसपे एक चालक और एक पीछे बैठा था, जिसके हाथ में भाला था और आगे जाल रखा हुआ था। इस शक के आधार पर तुरंत उनको रोक करके जांच किया गया। जांच में पाया कि दिनांक 11 सितंबर को शाम 6:30 बजे हमारा स्टाफ मोहम्मदपुर ग्राम के सामने गोरखपुर सनौली मार्ग पर चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के दरमियान सनौली की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसपे एक चालक और एक पीछे बैठा था, जिसके हाथ में भाला था और आगे जाल रखा हुआ था। इस शक के आधार पर तुरंत उनको रोक करके जांच किया गया।
जांच में पाया कि उनके पास 5 कछुए जिंदा एक बोरी में मिले। हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।